नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। चलो देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, या फिर हम यूं बोल सकते हैं ऑक्सीजन के प्रति अभिक्रियाशीलता, है ना। चलो देखो, चलो जैसे यहां पर हम एम, ये एम कार्बन परिवार का कोई भी एलिमेंट मान लो आप, है ना, प्लस O2, है ना। तो ऑक्सीजन के साथ गर्म कर दो, तो यहां पर ये बना लेता है MO, है ना। अभी आप देखो, इसमें एक ऑक्सीजन है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसे? मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड। चलो अगला देखो, AM प्लस O2, गरम करो, तो ये बन जाएगा AmO2। इसमें आप देखो कितनी ऑक्सीजन है, दो, तो इसको हम बोलेंगे डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे हम इसे? डाइऑक्साइड, है ना। तो ध्यान रखना, ये सभी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं, है ना। और ये दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड, है ना। पर ध्यान रखना, SiO, ये जो मोनोऑक्साइड है, ये उच्च ताप पर ही स्थायी होता है ना। ध्यान रखना ये अच्छे से। चलो पढ़ो एक बार। इस समूह के सभी सदस्य ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किए जाने पर ऑक्साइड बनाते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मोनोऑक्साइड तथा डाइऑक्साइड, है ना। ये इस प्रकार से आप इनके सूत्र लिख सकते हो, है ना। एम क्या है? इस परिवार का कोई भी एलिमेंट, है ना। चलो, SiO का अस्तित्व केवल उच्च ताप पर होता है। ध्यान रखना, जो SiO है ये केवल उच्च ताप पर ही स्थायी होता है ना। चलो नोट करो पहले। चलो अगला देखो, अगला हम देखेंगे एसिडिटी। अब देखो ऑक्साइड की अम्लता की हम बात करें, तो समूह में नीचे जाने पर ऑक्साइड की अम्लता कम होती है ना। तो लिख लेते हैं हम, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप एसिडिटी डिक्रीज, है ना। समूह में नीचे जाने पर एसिडिटी अम्लता कम होती है। चलो देखो, पहले हम MO2 डाइऑक्साइड में देखते हैं ऑर्डर। तो CO2
SiO2 GeO2 SnO2 PbO2। चलो अब यहां पर आप देखो ये तीनों एसिडिक होते हैं, अम्ली, एसिडिक, है ना। और इन दोनों की यदि हम बात करें तो ये दोनों होते हैं एम्फोटेरिक, उभय धर्मी। एम्फोटेरिक। चलो मोनोऑक्साइड में देखो, MO, चलो CO, GeO, SnO और PbO, है ना। हमने देखो सिलिकॉन का नहीं लिया है क्योंकि जो सिलिकॉन वाला है वो उच्च ताप पर स्थायी होता है ना, नॉर्मली तो आपको मिलेगा ही नहीं वो। चलो देखो, तो ये वाला जो है ये न्यूट्रल होता है। कैसा होता है ये? न्यूट्रल, उदासीन। न्यूट्रल मतलब ये ना तो अम्ल की तरह काम करेगा ना क्षार की तरह, है ना। आगे देखो, ये वाला होता है एसिडिक, एसिडिक। और ये दोनों होते हैं एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, है ना। चलो, और यदि हम समूह में नीचे जाते हैं इनमें, तो नीचे जाने पर जो अम्लीता है वो कम होती है ना। तो यदि हम इनमें अम्लीता का ऑर्डर देखें तो ये ऑर्डर बन जाएगा। सबसे ज्यादा अम्ली कौन है? CO2, है ना। जैसे जैसे अब आप नीचे जाओगे तो जो अम्लीता है वो कम होगी। ये इस प्रकार से ऑर्डर बन जाएगा। और यहां पर देखो ये न्यूट्रल है तो इसको तो हटा ही दो, ये ऐसा ऑर्डर बन जाएगा इनमें, है ना। चलो नोट करो पहले इसे। चलो आगे देखो, अगला हम देखेंगे जल के प्रति क्रियाशीलता, है ना। तो देखो जल के साथ केवल टिन अभिक्रिया करता है। टिन के अलावा इस समूह का दूसरा कोई तत्व जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। और ये भी भाप के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है? भाप के साथ। तो ये क्या करता है? भाप को वियोजित कर देता है और वियोजित करके डाई हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है? डाई हाइड्रोजन गैस। चलो देखो इधर, SN+H2O। ध्यान रखना यहां पर ये जो जल है ये क्या है? भाप, है ना। तो ये बन जाएगा SnO2 प्लस साथ में H2 गैस, है ना, इस तरीके से। चलो नोट करो इसे।
अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जैसे लेड भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखो होता क्या है, जो लेड होता है, लेड की सतह पर ऑक्साइड की परत बनने के कारण होता है ऐसा। लेड की सतह पर ऑक्साइड की परत बनने के कारण ऐसा होता है। चलो देखो, कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जल के द्वारा प्रभावित नहीं होते, है ना। प्रभावित नहीं हो रहे मतलब ये जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेंगे, है ना। टिन भाप को वियोजित कर डाई ऑक्साइड बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस देता है। आगे सुनो, लेड जल से अप्रभावित रहता है, मतलब जो लेड है ये भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, है ना। ऐसा शायद ऑक्साइड की रक्षण परत, या इसको फिल्म बोल सकते हो ना, परत भी बोल सकते हो या फिल्म बोल दो, फिल्म बनने के कारण होता है। जो लेड होता है इसकी सतह पर ऑक्साइड की परत बन जाती है, फिल्म बन जाती है ना, जिसके कारण ये जल से अप्रभावित रहता है ना। चलो नोट करो पहले इसे। चलो अगला हम पढ़ने वाले हैं हेलोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता, है ना। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर ये सारे पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। चलो देखो, जैसे इस समूह के जो तत्व है ये दो प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। कितने प्रकार के हैलाइड बनाते हैं? दो। एक तो बनता है MX4 और दूसरा टाइप है MX2। ये दो टाइप के हैलाइड बनाते हैं, MX4 और MX2, है ना। अब इसमें ध्यान रखना, कार्बन को आप छोड़ दो, बाकी सभी हेलोजन के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। अनुकूल परिस्थिति में सभी हेलोजन के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, केवल कौन नहीं करता है? कार्बन। चलो देखो इधर आगे, ये जो MX प्रकार वाला है ये अधिकांश कोवलेंट होते हैं। अधिकांश कैसे होते हैं? कोवलेंट। कोवलेंट। अगला, इसमें यदि हम हाइब्रिडाइजेशन वगैरह देखें तो आप देखो इस प्रकार से शेप बन जाएगा। चलो तो आसपास देखो 1 2 3 4, M क्या है? कार्बन परिवार का कोई भी एलिमेंट। तो M के आसपास आप देखो 1 2 3 4, कितने बॉन्ड आ रहे हैं? 4। और 4 बॉन्ड में संकरण क्या आ जाता है? sp3, है ना। यहाँ पे सिग्मा वाले बॉन्ड काउंट करने रहते हैं ना, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। तो कितने सिग्मा आ रहे हैं आसपास? 4। और 4 सिग्मा में संकरण क्या आ जाएगा? sp3। अगला, यदि हम इसकी शेप देखें तो शेप बनेगी टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकी। टेट्राहेड्रल शेप क्या बनेगी इसकी? टेट्राहेड्रल। हिंदी में क्या बोलेंगे? चतुष्फलकी। चलो आगे सुनो, अब देखो इसमें ध्यान रखना, MX4 प्रकार के अधिकांश कैसे होते हैं? कोवलेंट। पर कुछ अपवाद है। SnF4 और PbF4 ये दोनों आयनिक होते हैं। ये दोनों कैसे होते हैं? आयनिक। ये दोनों कैसे होते हैं? आयनिक। आगे सुनो, PbI4, ये जो PbI4 है ये नहीं बनता है। PbI4 नहीं बनता है। अब यदि हम कारण देखें कि
PbI4 क्यों नहीं बनता है ना, PbI4। चलो देखो इधर, तो देखो होता क्या है भाई, Pb में NS2 और NP2। अब यहां पर होता क्या है, पहले एक बॉन्ड बनता है PbI, है ना। तो ये जो पहला बॉन्ड बनता है ये इतनी ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पाता है कि S का एक इलेक्ट्रॉन P में जाए। भाई S में आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो S का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होकर कहां पर जाएगा, P में, तब जाके 4 बॉन्ड बनेंगे। तो यहां पर प्रथम जो ये बॉन्ड बनता है ये इतनी ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पाता है कि S का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर P में जाए। समझ में आ रहा, तो इस कारण ये नहीं बनता है, ध्यान रखना। चलो आगे सुनो। इसके अलावा यदि हम स्टेबिलिटी देखें, स्टेबिलिटी तो GeX4 और GeX2, यहां पर आप जर्मेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था देखोगे तो यहां पर जर्मेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था +4 आएगी, और यहां पर यदि आप ऑक्सीकरण अवस्था देखोगे तो यहां पर क्या आएगी, +2। तो भाई जर्मेनियम की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होती, +4। तो ये वाला ज्यादा स्थायी होगा इसकी तुलना में, है ना। अगला देखो, PbX4 और PbX2। अब यहां पर आप देखो Pb की ऑक्सीकरण अवस्था +2 और यहां पर Pb की ऑक्सीकरण अवस्था +4। तो भाई Pb की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होती, +2। तो ये वाला ज्यादा स्थायी है ना, ये वाला ज्यादा स्थायी है इसकी तुलना में, क्योंकि यहाँ पे देखो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है ना। इसी प्रकार यहाँ पर जर्मेनियम की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, +4। इसी कारण ये इसकी तुलना में ये वाला ज्यादा स्थायी है। समझ में आ रहा है इतना। चलो एक और ऑर्डर देखो, PbX4। अब यहां पर आप देखो +4 ऑक्सीकरण अवस्था, और +4 ऑक्सीकरण अवस्था में हम नीचे जाते हैं तो नीचे जाने पर स्थायित्व इनका घटेगा, है ना। तो ये ऑर्डर बन जाएगा, या फिर आप चाहो तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखोगे तो थर्मल स्टेबिलिटी का भी यही होगा। चलो एक ऑर्डर और देखो, जैसे CF4, CCl4, CBr4 और CI4। इस केस में भी ऑर्डर सेम ही रहेगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था यहां पर भी +4 ही है ना। चलो नोट करो ये ऑर्डर। चलो अब आगे देखो, अब ये सारे पॉइंट अपन एक बार पढ़ लेते हैं। समूह 14 के तत्व MX2 तथा MX4 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, है ना। तो MX2 और MX4,
अगला पढ़ो। कार्बन के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपयुक्त परिस्थितियों में हेलोजन से क्रिया करके सीधे हेलाइड बनाते हैं, है ना। ध्यान रखना, केवल कौन नहीं करता अभिक्रिया? कार्बन। कार्बन को यदि हम छोड़ दे तो सभी सीधे उपयुक्त परिस्थितियों में, है ना, या अनुकूल परिस्थिति बोल दो, सीधे हेलोजन से अभिक्रिया कर लेते हैं। केवल कौन नहीं कर रहा है? कार्बन। अगला पढ़ो। अधिकांश MX4 सह संयोजक प्रकृति के होते हैं। इन हेलाइडों में केंद्रीय परमाणु sp3 संक्रेत अवस्था में तथा अणु चतुष्फलकी प्रकृति में, सॉरी, अणु चतुष्फलकी आकृति में होता है ना। चलो, यह भी मैंने आपको बताया था कि भाई इस टाइप के अधिकांश कैसे होते हैं? सह संयोजक प्रकृति के। और केंद्रीय परमाणु में आप देखोगे तो केंद्रीय परमाणु पर संकरण क्या आएगा? sp3। और शेप क्या बनेगी? चतुष्फलकी, है ना, टेट्राहेड्रल। आगे पढ़ो। SnF4 तथा PbF4 आयनिक प्रकृति के होते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया था, ये दो आयनिक प्रकृति के होते हैं, है ना, ध्यान रखना। अगला पढ़ो। PbI4 का अस्तित्व नहीं है ना, क्योंकि PbI बंध, ये पहला जो बंध बनता है उसकी बात कर रहा है ना, इतनी ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पाता कि इससे 6s2 इलेक्ट्रॉन का वियुग्मन हो सके। मतलब ये जो S में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहां पर जाता है? P में, तब बनेगा। तो ध्यान रखना, ये नहीं बनता है ना। चलो अगला पढ़ो। इस समूह के जर्मेनियम से लेड तक के उच्चतर सदस्य MX2 प्रकार के हेलाइड बनाने की भी प्रवृत्ति रखते हैं, है ना। भाई मैंने आपको बताया था पहले कि भाई जब अपन नीचे जाते हैं तो नीचे जाने पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है ना। तो ध्यान रखना, जर्मेनियम से लेड तक के, है ना, क्योंकि जो कार्बन होता है और सिलिकॉन होता है, इनकी मुख्यतः ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है ना। अगला पढ़ो। रासायनिक एवं उष्मीय स्थायित्व के आधार पर GeX2 की तुलना में GeX4 अधिक स्थायी होता है। ये मैंने आपको अभी बताया था। भाई यहाँ पर आप ऑक्सीकरण अवस्था देखोगे तो इसकी +4 आएगी, जबकि यहाँ पर आप देखोगे तो इसकी कितनी आएगी? +2। और जर्मेनियम की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी? +4। तो ये वाला ज्यादा स्थायी है। इसी प्रकार लेड वाले में यहाँ पर आप देखोगे तो +2 और यहाँ पर +4, और लेड की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2, तो +2 वाला ज्यादा स्थायी होगा, है ना। चलो ये सारे पॉइंट नोट करो, ये सारे क्वेश्चन पॉइंट है। चलो कल्याण नोट, आगे देखो। अगला हम देखने वाले हैं जल अपघटन। तो पहले समझ लो जल अपघटन होता क्या है। देखो, जल अपघटन का मतलब होता है जल के द्वारा अपघटन, है ना। देखो इधर, जैसे अपन ले लेते हैं एक SiCl4 ले लिया, ठीक है। और साथ में हम ले लेते हैं जल, या फिर इसकी शेप बना लो, है ना, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा।
प्लस HOH, है ना। ये जल को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। तो यहां पर क्या होगा देखो, जल के पास ऑक्सीजन पर आप देखोगे तो लोन पेयर होते हैं, और यहां पर ये जो सिलिकॉन है इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है। क्या है इसके पास? वेकेंट डी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल। क्या है इसके पास? वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये जो जल है ये लोन पेयर दान करता है, और ये जो सिलिकॉन है ये लोन पेयर को ग्रहण करता है ना। तो भाई यहां पर आप देखो ये लोन पेयर को ग्रहण कर रहा, तो ये काई की तरह काम करेगा? लुईस एसिड, है ना। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं? लुईस एसिड। और ये लोन पेयर दान कर रहा है, तो ये वाला लुईस बेस। चलो, तो यहां पर ये लोन पेयर इसको दान करेगा, तो ये लोन पेयर ले लेगा और यहां से निकल जाएगा HCl। देखो यहां से जाएगा H और इसमें से जाएगा Cl, और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? OH। भाई ये यहां से HCl बाहर चला गया और इसकी जगह पर क्या जाएगा? OH। तो इधर ऐसा बन जाएगा Si OH Cl Cl Cl, है ना। और यहां से बाहर क्या हो रहा है? HCl। बाहर क्या हो रहा है यहां से? HCl। अब आगे देखो, आगे अपन अब 3 मोल जल के ले लेते हैं, है ना। क्योंकि यहां पर आप देखो अपन ने 1 मोल लिया था तो 1 Cl बाहर गया। अभी कितने Cl बच रहे हैं इसमें? 3, 1 2 3। तो यहां पर अपन 3 मोल जल ले लेते हैं, तो यहां से 3 मोल HCl बाहर हो जाएगा। तीन मोल HCl, है ना। चलो, और अब ये बन जाएगा Si OH 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 और एक ये ऊपर। चलो इस प्रकार से बन जाएगा, या फिर अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Si OH का होल 4। इन चारों OH को भेले करके लिख दो, तो इसका नाम है सिलिसिक। क्या नाम है इसका? सिलिसिक एसिड। क्या नाम है इसका? सिलिसिक एसिड, है ना। तो यहां पर आप देखो जो SiCl4 था उसका आप देखो जल के द्वारा क्या हो गया? अपघटन। अपघटन का मतलब होता है टूटना, है ना। चलो, अब इसमें ध्यान रखना, जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है